नमस्कार। आज हम वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत होते क्या हैं, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वृद्धि। तो वृद्धि वृद्धि का अर्थ शारीरिक विकास है। व्यक्ति के शरीर में शरीर के आकार, लंबाई और वजन में होने वाले परिवर्तन को वर्धन या अभिवृद्धि कहते हैं। दास के अनुसार प्राणी में होने वाले ऐसे जैविक परिवर्तन को वर्धन कहते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है या जिसको मापा जा सकता है। वर्धन का गहरा संबंध परिपक्वता से है। सच तो यह है कि दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। आनुवंशिकता के प्रभाव के कारण प्राणी में जो जैविक परिवर्तन होता है वही परिपक्वता या वर्धन कहलाता है। विकास का अर्थ विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति विशेष के आंतरिक तथा बाह्य अवयवों के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ निश्चित प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। विकासात्मक गुणात्मक परिवर्तन है। विकास से बालक की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता तथा उनके व्यवहार में, बालक के विकास में, कार्यक्षमता में प्रगति होती है। रेवर के अनुसार क्या है परिभाषा? तो रेवर के अनुसार है किसी प्राणी के पूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को विकास कहते हैं। किसी प्राणी के पूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को विकास कहते हैं। परिवर्तनों के क्रम को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। वर्धन और विकास में अंतर। तो वर्धन से शरीर के किसी विशेष पक्ष या पक्षों में परिवर्तन का बोध होता है, जबकि विकास में संपूर्ण पक्षों का बोध होता है। जो वृद्धि होती है वो केवल शरीर तक सीमित होती है, लेकिन जो विकास होता है, वृद्धि आप किसे कह सकते हैं? वृद्धि आप उसे कह सकते हैं यदि बालक है तो बालक का शरीर बढ़ रहा है, उनके हाथ पैर बढ़ रहे हैं। लेकिन विकास किसे कहेंगे? कि उन पैरों में जब परिपक्वता आती है तो जो पैरों की मजबूती आती है, बच्चा अच्छे से खड़ा हो पाता है, बच्चा दौड़ पाता है, बच्चे अपने पैरों में अच्छे से नियंत्रण कर पाता है। ये सभी क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो वर्धन के केवल ऐसे परिवर्तन या परिवर्तनों का बोध होता है जिसमें मात्रात्मक मापन संभव होता है। कौन सा मापन संभव होता है? मात्रात्मक, जिसका मात्रक जैसे कितने किलोग्राम का हो गया, ये मात्रक हो गई। उसकी लंबाई में कितने सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई, ये क्या हो गया? मात्रात्मक। तो मात्रात्मक क्या होता है? वृद्धि होती है। और गुणात्मक मतलब जिसको मापा भी जा सकता है और कुछ को अनुभव भी किया जा सकता है। ये विकास का हो गया। किसी बालक के शरीर की लंबाई या वजन में होने वाले परिवर्तन को मात्रात्मक मापन संभव होता है, इसे वर्धन कहते हैं। दूसरी ओर विकास में उन सभी परिवर्तनों का बोध होता है जिनका मात्रात्मक मापन संभव हो तथा अथवा जिसका निरीक्षण किया जा सके। अतः शारीरिक लंबाई, वजन और साथ ही नैतिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन आदि रूप से आवश्यक रूप से विकास कहते हैं। तो विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार का विकास होता है बालक में। और वर्धन का स्वरूप मूलतः संरचनात्मक होता है, जबकि विकास का स्वरूप कार्यात्मक होता है। विकास का स्वरूप कैसा होता है? कार्यात्मक होता है। और वर्धन का मतलब वृद्धि का स्वरूप संरचनात्मक होता है। इसका अर्थ यह है कि वर्धन से शरीर के अंग या अंगों का संरचना के परिवर्तन का बोध होता है। दूसरी ओर विकास का स्वरूप मूलतः कार्यात्मक होता है। बालक कैसे चलता है, कैसे बोलता है, सामाजिक व्यवहार कैसे करता है, ये सभी किस में आता है? ये सभी आता है विकास में। और वर्धन एक असतत प्रक्रिया है, जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास मृत्यु तक जारी रहता है, बल्कि एक खास अवस्था, किशोर अवस्था के बाद रुक जाता है। क्या रुक जाता है? वृद्धि रुक जाती है। इसके विपरीत विकास क्रिया मृत्यु जीव तक चलती रहती है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास मृत्यु तक जारी रहता है। वर्धन से
में मदद मिल सकती है, किंतु विकास से वर्धन में कोई सहायता नहीं मिलती है। वर्धन वास्तव में विकास पर ही आश्रित होता है, बल्कि वर्धन क्या होता है, विकास पर ही आश्रित रहता है, बल्कि विकास कुछ अंशों में वर्धन पर आश्रित रहता है, कुछ अंशों में बस। तो वर्धन होता है जो मतलब जिसे वृद्धि कहते हैं, वृद्धि से तात्पर्य जैविक तत्परता से है, जबकि विकास से तात्पर्य मनोजैविक तत्परता से है। तो मतलब जो समझ गए होंगे कि तो आप वृद्धि और विकास क्या होता है। तो वृद्धि हमेशा शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक मानसिक शारीरिक वृद्धि कैसी हो रही है बालक की, हम ये आसानी से बता सकते हैं कि भाई कितने किलोग्राम का है, कितने इंच उसकी वृद्धि हुई है। लेकिन जो विकासात्मक परिवर्तन होता है, विकासात्मक परिवर्तन को बताने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, हमें यह उसके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिनका अध्ययन करना होता है। इस आधार पर हम बता सकते हैं कि बालक का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है। शिक्षा के वर्धन तथा विकास के अध्ययन का महत्व। वर्धन तथा विकास के अध्ययन से शिक्षकों को बच्चों के मानसिक विकास की जानकारी मिल सकती है। बाल शिक्षकों को क्या फायदा होगा, उनके बालकों को मतलब जो बालक हैं उनके मानसिक विकास की जानकारी टीचर को हो जाएगी यदि उसे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पता होगा। तो उनके संवेगात्मक विकास में काफी मदद करेगा। शिक्षक उनके संवेगात्मक विकास को जानेगा कि किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार इसको जरूरत है कि किस प्रकार हम योगदान दें, उनका संवेगात्मक विकास हो। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास से भी वर्धन के अध्ययन में मदद मिलती है। संज्ञानात्मक विकास में शिक्षकों को यह जान लेने का अवसर मिलता है कि संज्ञानात्मक विकास पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। वर्धन तथा विकास के अध्ययन से शिक्षकों को शिक्षार्थियों के सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं इसको प्रभावित करने वाले कारकों तथा असामाजिक व्यवहारों के कारकों को समझने में सुविधा मिलती है। जो असामाजिक व्यवहारों उनके बालकों में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, इन सब की जानकारी हमें कैसे मिलती है, वृद्धि और विकास के माध्यम से। यदि शिक्षक को यह पता है कि किस प्रकार की योजना लाकर किस प्रकार से हम बालकों का विकास कर सकते हैं, इसके आधार पर हम आसानी से यह जान सकते हैं कि यदि उसे क्या ज्ञात है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, बालकों की रुचि क्या है, बालकों की क्षमता क्या है। इस आधार पर बालक आसानी से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है अभिवृद्धि एवं विकास। विकास सभी के लिए समान है। सभी बालकों के लिए विकास की एक समान प्रतिरुचि होता है। एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आती है। चलने से पहले बालक खड़ा होना सीख जाता है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में आप पढ़ रहे हैं अपन कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत होते क्या हैं। तो वृद्धि और विकास में सबसे पहली बात आती है कि विकास सभी के लिए समान होता है। विकास सभी के लिए समान होता है, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, विकास सभी के लिए क्या होगा, समान होगा। प्रत्येक अवस्था में बालक समान होगा। इसके बाद सभी बालकों के लिए समान रूप से प्रतिमान होते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। चलने से पहले बालक खड़ा होना सीखता है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि बच्चे होते हैं तो बच्चे सबसे पहले पैदल मतलब घुटने के बल चलते हैं। घुटने के बल चलने के बाद धीरे धीरे पैरों से खड़ा होना सीखते हैं। जैसे जैसे उनका विकास होता है जाता है, हड्डियां मजबूत होती जाती हैं, पैरों से खड़े हो जाते हैं और फिर चलना भी प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार ये सभी जो विकास सभी के लिए समान होता है। मतलब कोई गरीब है, अमीर है, बस ये होता है कि एक दो सप्ताह में किसी का अंतर आ सकता है। वो शारीरिक वृद्धि के हिसाब से होता है कि शारीरिक वृद्धि किसकी कैसी हुई है। इसके बाद बात आती है तीव्र बुद्धि या सामान्य बुद्धि वाले बालकों का विकास का क्रम समान होता है, भले ही उनकी विकास की गति कुछ भी रही हो। मतलब विकास की गति कुछ भी हो सकती है। दूसरा आता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो
विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं में देखते हैं। मानसिक एवं कामक अनुक्रियाओं के अध्ययन मनोवैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बालकों में अभिक्रियाएं सामान्यीकृत होती हैं। विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों के प्रति उनमें संपूर्ण शरीर को उत्तेजित अवस्था देखी जाती है। अंग विशेष में कोई निश्चित प्रतिक्रिया नहीं होती, अर्थात शरीर गतिशीलता रहती है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जहाँ बालक 6 माह की अवस्था में वस्तु को दोनों हाथ से पकड़ता है, 1 वर्ष में वह एक हाथ से पकड़ने लगता है। और बालक में बाग्मिता अध्ययन में यह बताते हैं कि बालकों में सबसे पहले सामान्य शब्दों का बोलचाल की भाषा में सीखते हैं। सामान्य शब्द कौन? पापा पापा पापा, ममा 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 ममा, ये शब्द बालक पहले बोलता है ना। अब विकास का तीसरी अवस्था देखते हैं। तो विकास की तीसरी अवस्था सतत होती है। विकास मतलब क्या होता है? सतत होता है। विकास कहीं रुकता नहीं है। शैशवावस्था एवं किशोरावस्था में विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, किंतु अन्य अवस्थाओं में विशेष रूप से दिखाई नहीं देता है। जैसे जब अन्य अवस्थाओं में पठार जैसी स्थिति होती है तो विकास होता नहीं है, किंतु धीमी गति से परिपक्वता परिणाम स्वरूप वह दिखाई नहीं देता है। चूंकि विकास सतत होता है, इस कारण इस अवस्था में विकास अगली अवस्था के प्रति प्रभावित होता है। घर के संवेगात्मक तनाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। ये संवेगात्मक तनाव उसके भावी व्यक्तित्व के जीवन को देते हैं, भले ही बाद में घर वातावरण कितना ही स्वतंत्र क्यों ना हो। लेकिन शैशवावस्था में बालक का विकास तेजी से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में जो विकास हुआ है शैशवावस्था में उसमें परिपक्वता लाता है। फिर किशोरावस्था में तेजी से होता है, फिर युवावस्था तक परिपक्वता लाता है। इस प्रकार संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होता है। विकास की गति भिन्न होती है। विकास की जो गति होती है ना, प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि शैशवावस्था में बहुत तेजी से विकास होता है, बाल्यावस्था में फिर थोड़ा गति में थोड़ा परिवर्तन आता है, फिर किशोरावस्था में बहुत तेजी से विकास होता है, और फिर युवावस्था आती है तो उसमें धीमी गति हो जाती है। जो परिपक्व होता है, जो विकास हुआ है उसको परिपक्वता की अवस्था तक ले जाता है। हालांकि विकास के क्रम सभी बालकों में समान रहता है, किंतु किसी अवस्था विशेष में उम्र का अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि आपके मोहल्ले में 6 माह से के 10 बच्चे के दांत निकलना का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि 6 से पहले कुछ के निकल चुके होते हैं दांत निकलने के सामान्य समय, जबकि कुछ का निकलना अभी बाकी होता है। मतलब जरूरी नहीं होता है कि सभी के दांत एक साथ निकल आते हैं। उनमें धीरे धीरे जैसे जैसे उनका विकास होता है, किसी के दांत जल्दी निकल आते हैं, किसी के दांत देर से निकलते हैं। कि अलग अलग व्यक्तियों में वृद्धि के प्रति अलग अलग होता है। जुड़वे बच्चों के विकास में गति प्रायः समान होती है। विकास में समग्रता के विभेदीकरण की ओर अग्रसर होता है। क्या होता है? समग्रता से विभेदीकरण की ओर होता है। शिशु जन्म के समय शिशु स्पर्श, ध्वनि की दृष्टि आदि संवेदनाओं में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, विभिन्न संवेदनाओं में अंतर करना सीख जाता है। साथ ही वह विभिन्न संवेदनाओं के प्रति तीव्रता से भेद करना सीख जाता है। जैसे कि क्रोध भय, उसकी पसंद नापसंद में अंतर करना, ये सभी आ जाते हैं। तो आरंभ में बालक विभिन्न प्रकार जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक एक इकाई के रूप में विकसित होते हैं। जब तक संवेगात्मक विकास नहीं होता है तब तक बौद्धिक सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। बालक क्रमशः पास एवं दूर, चिकना और खुरदरा आदि की पहचान में क्रमशः भेद करना सीख जाते हैं तथा विकास की विभिन्न पक्ष स्वतंत्र रूप से विकसित होकर प्रारंभ कर देते हैं। विकास का सहसंबंध होता है। विकास में सहसंबंध होता है। विकास में क्या होता है? सहसंबंध, मतलब एक पक्ष का विकास दूसरे पक्ष के विकास को प्रभावित करता है। ये फिक्स ही होता है, मतलब ये कन्फर्म होता है।
व्यक्ति के विशेषक एक दूसरे के अनुपात में विकसित होते हैं। शारीरिक एवं मानसिक विकास के विशेषकों के मध्य उच्च सहसंबंध स्थापित होता है। प्रगतिशील बालकों पर किए गए अध्ययनों से यह पाया है कि जिन बालकों में मानसिक विकास अच्छा होता है, उन बालकों में शारीरिक विकास भी अच्छा होता है। जिन बालकों का मानसिक विकास अच्छा होता है, उनका शारीरिक विकास भी अच्छा होता है, और जिनका शारीरिक विकास अच्छा होता है, उनका मानसिक विकास भी अच्छा होता है। गांधी जी ने कहा था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। प्राय यह देखा गया है कि प्रकृति में एक क्षेत्र की न्यूनता दूसरे क्षेत्र में उपलब्धि कर देती है। लड़की जो सुंदर है किंतु गूंगी है, पढ़ाई में तेजी से विकलांग विकलांग है, पढ़ाई में तेज बालक विकलांग है। यह वास्तव में रूढ़िवादित है, इसमें प्रयोग से सिद्ध नहीं किया गया है। प्रतिभाशाली बालकों के अध्ययन में टर्मन 1959 में यह पाया है कि वांछित विशेष मध्य उम्र के साथ साथ चलते हैं। बुद्धि विकास, शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक स्थिरता में कोई ऋणात्मक संबंध नहीं होता है। स्त्री पुरुष के विकास दरों में अंतर होता है। स्त्री पुरुष की विकास दरों में अंतर होता है। लड़कों की तुलना में लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। किशोरावस्था के प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की ऊंची और भारी होती हैं, किंतु किशोरावस्था के बाद लड़के लड़कियों की अपेक्षा पीछे छोड़ देते हैं। लड़कों का तेजी से विकास होता है किशोरावस्था के बाद, मतलब लड़कियों का विकास यदि 12-13 में प्रारंभ हो जाता है, तो लड़कों का विकास 15-16 के बाद ही तेजी से होता है। विकास में परिपक्वता, आश्रित और स्वायत्तता की ओर। जन्म के समय बालक पूर्णतः माता पिता पर आश्रित रहता है। सभी को पता है कि बालक होगा तो वो आश्रित रहेगा, क्योंकि अब इतनी छोटी उम्र में कोई अपना काम स्वयं तो कर नहीं पाएगा। विकास क्या होता है? विकास वर्तुलाकार होता है। विकास ये होता है कि विकास कभी भी, चलो इसको पढ़ लेते हैं पहले। क्या कि विकास क्या होता है? प्रवृत्ति आश्रित होती है और स्वायत्तता की ओर होती है। जन्म के समय बालक पूर्णतः माता पिता पर आश्रित होता है। यह स्वयं मलमूत्र त्याग करने के अलावा और कोई कार्य नहीं कर सकता। अपनी भूख या प्यास की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है जब तक कि माता उसको दूध या पानी ना पिलाए। जैसे जैसे वृद्धि और विकास होता जाता है, वह अपने कार्यों में स्वयं करने लगता है और स्वतंत्र हो जाता है। अब वर्तुलाकार विकास, विकास सीधी गति में नहीं होता, विकास वर्तुलाकार होता है। मतलब कहीं तेजी से होता है, कहीं धीमी गति से होता है, लेकिन होता जरूर है। प्राणी का विकास लंबवत नहीं होता है, बल्कि वर्तुलाकार होता है। इस गति के विकास होता है कि बालकों का सुदृढ़ीकरण होता चला जाता है। वह एक ही गति में सीधा चल कर विकास विकास को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आगे बढ़ता है। किसी भी अवस्था में तेजी लाने के लिए बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेता हुआ, और ताकि विकास स्थायी रूप से किया जा सके। मतलब जो विकास हो चुका होता है उसको परिपक्वता की ओर लाता हुआ हमेशा आगे बढ़ता है विकास। वृद्धि और विकास वंशानुक्रम का अंतः संबंध होता है। मतलब विकास और वृद्धि दोनों अंतः संबंधित होते हैं। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से अंतः संबंधित होता है। दोनों का उसमें काफी प्रभाव पड़ता है। वृद्धि और विकास प्रायः वंशानुक्रम एवं बुनियादी का कार्य करता है। जहाँ वातावरण बुनियाद में बनाए गए जाने से व्यक्ति संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री तथा वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। विकास की दिशा मस्तिष्काधोमुखी विकास की मस्तिष्काधोमुखी सेफेलोकोडल थ्योरी। सेफेलोकोडल थ्योरी का मतलब क्या होता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। आपने देखा होगा कि बालक का सिर बड़ा होता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो बालक का शरीर और सिर दोनों अनुपात में आने लगते हैं। निकट से दूर की ओर प्रोक्सिमोडिस्टल थ्योरी। प्रोक्सिमोडिस्टल थ्योरी क्या कहती है? शरीर भीतर से बाहर की केंद्र से सिरों की ओर बालक का विकास होता है। विकास ऊपर से नीचे की ओर और मध्य से बाहर की ओर होता है। पहले सिर का तथा अंत में शरीर की उंगलियों का विकास होता है। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था अंतर्निहित
खतरे होते हैं। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। विकास की अवस्थाएं, जीवन चाहे लंबा हो या छोटा हो, वह अवस्थाओं में बटा होता है। फील्डमैन के अनुसार क्या कहते हैं, आदमी का जीवन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होता हुआ आगे बढ़ता है। क्या कहते हैं ये फील्डमैन क्या कहते हैं कि विकास जो होता है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होता हुआ चलता है। हरलॉक के अनुसार जीवन का विभाजन 11 अवस्थाओं में बांटा गया है। अब ये कुछ अवस्थाएं दी हुई हैं। जन्म पूर्व अवस्था, मतलब जन्म पूर्व अवस्था जब वो धारण करता है, जब माता अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को धारण करती है अपने गर्भ में, तब से ये शुरुआत होती है। सहसावस्था जन्म से 2 सप्ताह के अंत तक सहसावस्था कहा जाता है। वत्सावस्था दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक वत्सावस्था, पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष या 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 10 या 12 तक उत्तर बाल्यावस्था, यौवनावस्था 10-12 से 14 अवस्था तक क्या होता है, ये यौवना प्रारंभ अवस्था होती है। और पूर्व किशोर अवस्था 13-14 से 17 वर्ष तक किशोर अवस्था होती है। उत्तर किशोर अवस्था 17 से 21 होती है। पूर्व प्रौढ़ावस्था 21 से 40 तक, मध्य अवस्था 40 से 60 तक और वृद्धावस्था 60 से मृत्यु पर्यंत तक चलती है। मृत्यु पर्यंत तक चलती है। अब बारी आती है कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार क्या क्या विकास होते हैं, किस किस अवस्था में विकास होते हैं। तो सबसे पहले रॉस का वर्गीकरण किया गया है कि सहसावस्था 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक। किसके अनुसार, रॉस के अनुसार सहसावस्था क्या है, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक किशोर अवस्था होती है। अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार क्या कहते हैं, सहसावस्था 5 या 6 सप्ताह तक होती है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 से 12। और कॉल्सनिक ने वर्गीकरण करते हुए कहा है कि गर्भावस्था से जन्म तक पूर्व बाल्यावस्था, जन्म से 3-4 सप्ताह तक। आरंभिक बाल्यावस्था 1 माह से 15 माह तक। उत्तर सहसावस्था 15 माह से 30 माह तक। पूर्व बाल्यावस्था 2 माह से 2.5 माह से 5 वर्ष तक, 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक। मध्य बाल्यावस्था 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था 15 से 21 वर्ष तक। अब बाल मनोविज्ञान क्या कहलाता है अपन ये पढ़ेंगे। तो बाल इस शाखा के अंतर्गत बालक जन्म से लेकर किशोरावस्था व परिपक्व अवस्था तक बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है, बालक के जन्म से लेकर बालक की किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके बाद बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास से संबंधी समस्याओं का साधारण एवं असाधारण दोनों स्थितियों में हरलॉक के अनुसार क्या कहते हैं, हरलॉक की परिभाषा क्या कहती है, शिक्षा विकास का अर्थ अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन से है जो परिपक्वता की ओर ले जाता है। ड्रेवर के अनुसार क्या कहती है, ड्रेवर के अनुसार परिभाषा होती है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मानव का जन्म से परिपक्व अवस्था तक बालक के विकास के संदर्भ में अध्ययन कराती है। बालक के विकास में क्या कराती है, अध्ययन कराती है। क्रो के अनुसार गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल्यावस्था कहलाता है। अब विकास के सोपान क्या है कि बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में कुछ परिभाषाएं होती है उसकी। किशोरावस्था में, सहसावस्था में किस किस नाम से क्या क्या पुकारा जाता है, अब उसके बारे में देखेंगे अपन कि सहसावस्था 5 वर्ष तक उनकी विशेषताएं होती है। सामाजिक मुस्कान की अवस्था, बालक जिसे भी देखता है मुस्का देता है, हल्का सा मुस्का देता है। सीखने का आदर्श काल, बालक सभी का अनुकरण करके सीखता है और चारों तरफ का ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करता है। भावी जीवन की आधारशिला, अब बालक को जो छात्रावस्था में सिखाया जाता है भाई उसकी भावी जीवन की आधारशिला होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, अनुकरण करके ही सीखता है बालक। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था, तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था क्या होती है, तीव्रता से शारीरिक विकास होता है। और
क्षणिक संवेग की अवस्था, बालक में क्षणिक संवेग प्रभावी होता है, क्षणिक संवेग की अवस्था कहा जाता है। इसके बाद समुचित संवेगात्मक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल कहा जाता है। मतलब इस अवस्था में बालक का विकास होता है, जो समान संवेगात्मक विकास होता है वो तेजी से होता है। इसके बाद बात आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को किस किस नाम से जाना जाता है? तो बाल्यावस्था देखते हैं अपन, तो बाल्यावस्था होती है जो, तो बाल्यावस्था में वैचारिक क्रिया की अवस्था, टोली दल समूह की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था का काल, अनोखा काल, सीखने का काल, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, मूर्त चिंतन की अवस्था, तीव्र शारीरिक विकास और अभिवृद्धि का काल, नए कौशलों की क्षमताओं के साथ वृद्धि और विकास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसके बाद बात आती है, मतलब जो बाल्यावस्था होती है वो वैचारिक अवस्था होती है, टोली और समूह मतलब ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। मिथ्या परिपक्वता, बालक सोचता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ। अनोखा काल, जीवन का सबसे अनोखा काल कहा जाता है, खेल की आयु कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण कहा जाता है, मूर्त चिंतन करने लगता है बालक, और तीव्रता से शारीरिक विकास होता है। इसके बाद बात आती है किशोर अवस्था, 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। यह सामाजिक रूप से परिपक्वता का काल और देशभक्ति और वीरता का काल कहा जाता है, वीरता का काल कहा जाता है। अमूर्त अमूर्त चिंतन की अवस्था, दल भक्ति की अवस्था और जीवन का सबसे कठिन काल, अटपटी और उलझन की अवस्था, समस्याओं की अवस्था, द्रुत और तीव्र विकास की अवस्था, स्वर्ण काल, वस्तु बसंत ऋतु, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, प्रबल प्रबल दबाव की अवस्था, प्रबल दबाव भी उसमें बहुत अधिक रहता है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, थोड़ी देर में संवेगात्मक विकास में परिवर्तन होता है। तार्किक चिंतन, संघर्ष और तूफान की अवस्था,